नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग रिवीजन सीरीज इस समय पीसेस के लिए कर रहे हैं और आज उसी सीरीज में आज हमारी चौथी क्लास है करंट अफेयर्स की। और चूंकि आप लोग की कमी एक ये है कि आप लोग देखते नहीं न्यूज को, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, नहीं तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। अपेक्षा करता हूं कि आप बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर, तो पहला प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 टॉपिक जो आपका है वो क्या है, आइए देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई 2025 को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यह तिथि 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद में मनाया जाता है, जिसे यूरोप में विजय दिवस के रूप में हम इसको जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही विजय दिवस कुछ कुछ जो है आपके जो है रूस में भी मनाया जाता है, आप जानते होंगे। और ऐसे में चीजें क्या हो जाती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। चलिए आइए, ठीक है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई 2025 को, डेट याद रखिएगा कब किया है, 8 मई 2025 को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है। यह निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया है। यह तिथि 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद में मनाया जाता है, जिसे यूरोप में विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विक्ट्री ऑफ यूरोपियन डे या वीई डे के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसी के लिए जो है ट्रंप साहब ने कहा कि भैया इसको हम विजय दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना, जानते होंगे। मित्र देश और ये सब जो अलग अलग देश हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो इसमें कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। ओके, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दिन को सशस्त्र बलों की शक्ति और बलिदान का जो है बलिदान को समाहित करने के उद्देश्य से इसको मनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 टू 1945 तक चला था, में मित्र राष्ट्रों यानी कि अलाइड पावर्स मुख्य रूप से, जिसमें मित्र राष्ट्रों में क्या क्या है आपका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ आदि, ने धुरी राष्ट्रों यानी कि एक्सेस पावर्स के से जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान को हराया था। और इसी में जो है क्या हुआ था भाई साहब, जानते होंगे आप। अच्छा, किस विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो है जापान में जो है परमाणु बम गिराया था? प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, बताइएगा मुझे। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। इसी दिन को विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में हम इसको जानते हैं। हिस्ट्री अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे पेपर फर्स्ट में पीसेस में इसमें, तो वहां पर आप इसको जानते होंगे। चलिए, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न यहां भी है आपके एग्जाम के लिए, बताइए जल्दी से। इसका जो एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि 2004 हो जाएगा। पाचन आप जानते होंगे, डाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, और इसी से रिलेटेड एक चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी कि पाचन तंत्र का, आप लोग अपने बायो वाले सेक्शन में पढ़ते होंगे। अगर आपने +2 किया होगा तो वहां पर आपने डिटेल्स में इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां पर इस डाइजेशन वाले चैप्टर से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बी वाला हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। ये लेकिन वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य है पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना और पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। आप जानते होंगे आपकी मोस्टली जो डिजीज होती हैं 2 जगहों से निकलती हैं। यदि आप में पेट की समस्या है, पेट से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज है, तो समझ लीजिएगा अगर डाइजेशन नहीं सही है तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। आप ये जो कचर पचर टाइप का खाते रहते हैं, जो जंक फूड मतलब कूड़ा वाला खाना है ना, जो कूड़ा खाना खाते हैं जिसमें इतने खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आप उसको बहुत चाव से खाते हैं, इससे न सिर्फ आपका डाइजेशन खराब होता है, बल्कि इसके साथ साथ में आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उस पर भी इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है, और ये चीजें क्या करती हैं, खराब कर देती हैं आपके लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। यह दिवस वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WGO
द्वारा मनाया जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। हो सकता है कि अभी फैक्ट के रूप में यही प्रश्न पूछ लें। यह संगठन दुनिया भर में पेट, आंत, यकृत यानी कि स्टमक आपका, इंटेस्टाइन आपकी, ठीक है, और आपका जो लिवर है और पाचन संबंधी स्वास्थ्य जुड़े विषयों पर काम करता है। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, यह भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अब आप बताइए, COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं। सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप, ठीक है। COP30 की मेजबानी ब्राजील ने की है, ठीक है, ओके। इसका आयोजन बेली शहर अमेज़न क्षेत्र में हुआ, ठीक है। भारत इसमें ग्रीन मिशन 2070 प्रस्तुत किया, ठीक है, ओके। और मुख्य विषय खाद्य सुरक्षा रहा, नहीं, मुख्य विषय खाद्य सुरक्षा नहीं था, बल्कि ये दोनों कथन आप देख पा रहे हो, ये सही है, ये नहीं सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। ध्यान रखिएगा, कॉप पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को जरूर देखेंगे। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। 1, 2, 3 कहां पर है कूट में, बी वाले ऑप्शन में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे समझ में आ रहा है। चलिए, तो COP13 की मेजबानी ब्राजील करेगा, हो चुकी वैसे तो 10 नवंबर में होगा, 10 से लेकर के 21 नवंबर। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप एग्जाम के लिए है। नवंबर जो भी आपका आने वाला है, तो 10 से लेकर के 21, ठीक है। ब्राजील के बेलेम शहर जो है, वहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। याद देखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। किसका है, संयुक्त राष्ट्र का। फैक्ट के रूप में आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि यह सम्मेलन किसका है, आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र का है, जिसे पार्टियों का सम्मेलन कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। COP30 ब्राजील के अमेज़न के पास स्थित होने के कारण प्रकृति और जलवायु कार्यवाही के लिए प्रकृति की भूमिका को क्या करेगा, उजागर करेगा। अमेज़न वर्षा वन जानते होंगे आप लोग, अमेज़न वर्षा वनों पर कई बार प्रश्न भी आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मुख्य बातें इसी करते हैं हम लोग, तो मेजबान देश कौन सा है, ब्राजील है। मेजबान शहर कौन सा है, बेलेम पारा राज्य है। आयोजन की तिथि क्या है, 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य में होगी। आयोजन का प्रकार क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है अपने आप में ये। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि UNFCCC COP30, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 79 आपके सामने क्वेश्चन है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पोर्टल वक्फ संपत्तियों की कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। एक पोर्टल अभी हाल ही में बनाया गया था, आप जानते होंगे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये पोर्टल केवल दस्तावेज संग्रहण करेगा, केवल आर्थिक लेन देन करेगा, रियल टाइम अपलोडिंग सत्यापन और निगरानी करेगा, या फिर धार्मिक शिक्षण करेगा। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। ये सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें रियल टाइम अपलोडिंग सत्यापन और निगरानी होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, यानी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कब 6 जून को नई दिल्ली में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, उम्मीद नाम है इसका। उम्मीद का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इससे जो है फुल फॉर्म आपका पूछ ले, तो इसलिए हक्का बक्का मत रहिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके तहत विकसित यह केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी की सुविधा इसमें प्रदान करेगा। तो ये एक अच्छा पोर्टल है। वक्फ को लेकर के जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो दिक्कतें रहती हैं, वो इससे काफी कुछ कवर कर सकते हैं अपना, है ना। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सही दिशा में ले जाना और कमजोर तबकों के कल्याण में क्या करना है, योगदान देना। यह इसका अल्टीमेटली क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग, GIS मैपिंग और ई गवर्नेंस टूल्स के साथ एकीकृत है, जिससे संपत्ति की पहचान और प्रबंधन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एक क्या है, बड़ी चीज है, ये भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसको रेडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, आइए आगे चलते हैं हम लोग। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की भी है, जिससे आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर सके और उनका समाधान ट्रैक कर सके। यानी कि आपकी कोई भी शिकायत है अगर इससे रिलेटेड, तो आप दिल खोल के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, आपकी पूरी जो है हेल्प की जाएगी इसमें, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है इसमें जो है
इस वाले उसमें पोर्टल में। ठीक, अब आ गया आपके सामने 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता भी पाएंगे। तो भारत 100वें स्थान पर रहा है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस जो है रिपोर्ट में या इंडेक्स में। फिनलैंड लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। यह भी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 तीनों कथन सही है। इसमें नागरिकों की खुशी जीडीपी पर आधारित होती है या माप पर आधारित होती है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जैक्टली इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 और 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी इंडेक्स, जितने भी रिपोर्ट्स आपकी आती हैं, चाहे वो गरीबी रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका एजुकेशन पर हो, चाहे आपका हैप्पीनेस पर हो, ऐसे रिपोर्ट जारी करता वाली एजेंसी कौन सी है, रिपोर्ट में रैंक भारत की क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट रैंक किसकी है, ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए, भारत 100वें स्थान पर है, फिनलैंड शीर्ष पर है। रिपोर्ट यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी की गई है। खुशी सूचकांक सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा आदि पर आधारित होता है, न कि केवल जीडीपी पर। इसलिए कथन जो चौथा वाला क्या था, रॉन्ग था आपका। ओके, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए, आईईए की ग्लोबल एनर्जी रिव्यू या वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आईईए ने कहा कि 2024 में वैश्विक ऊर्जा निवेश 3.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि ग्रिड विस्तार में देरी से नवीकरणीय ऊर्जा को समग्र रूप से अपनाने में बाधा आएगी। ठीक है, यह कथन भी सही है और यह भी सही है। आईईए के अनुसार 2024 में भारत में बिजली मांग में गिरावट दर्ज की गई है। नहीं, गिरावट दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट ने साफ कहा है कि सही वैश्विक निवेश की केवल सौर ऊर्जा में ही हो गया है, ऐसा भी नहीं है। इसमें केवल ये सही है और ये सही है, ये दोनों कथन आपका रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये डेटा गलत दिखा है, यानी कि 1 और 2 की अगर बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 दिखाई देता है, यानी कि आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए, समझ आ रहा ना। देखो ये सब चीजें क्या है, रिपोर्ट आदि बड़े महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आईईए ने 2025 के अनुमान में वैश्विक ऊर्जा निवेश 3.3 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र किया और ग्रिड व ट्रांसमिशन विस्तार की कमी को नवीकरणीय लक्ष्य के सामने एक प्रमुख बाधा बताया है। पर भारत में 2024 में बिजली मांग बढ़ी है, गिरावट नहीं हुई है। ठीक है, आप जानते होंगे हमारे यहां डिमांड बढ़ती जा रही है, हालांकि इसके लिए सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंडेंसी बढ़ा रही है। निवेश केवल सौर ऊर्जा में सीमित नहीं था, यह कथन गलत लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने आ गया 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, यूएनएफसीसी द्वारा घोषित COP30 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न COP30 से ही 2 प्रश्न इसमें बन गए हैं, यह अलग प्रकार का प्रश्न है। COP30 का आयोजन बेलियम ब्राजील में होना निर्धारित है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है। इसकी तारीखें 10 से 21 नवंबर 2025 निर्धारित है, बिल्कुल ठीक है। COP30 केवल लैटिन अमेरिकी के देशों के लिए ही खोला गया है, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यूएनएफसीसी ने मीडिया पंजीकरण के लिए सूचना जारी कर दी है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा गलत है, 1 2 और 4 सही है इसमें। तो ऑप्शन देखिए कहां पर 1 2 4 है, बी वाले में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है सब कुछ। ओके, डन। चलिए, बस वही सेम पॉइंट अभी हमने आपको इसका डिटेल्स बताया था आपको। 10 से 21 नवंबर को होगा, जो है मेजबानी बेलियम में हो रही है ब्राजील के, और इसमें जो है कई सारे देश जो है इसमें शामिल हो रहे हैं अपने आप पे, है ना। केवल लैटिन अमेरिकी तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार ज्यादा देशों में है। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब आपके सामने आ गया 83 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ईएसी पीएम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक देवराय, सुमन वेरी, एस महेंद्र देव या फिर अभिजीत बनर्जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी मैंने आपको कराया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप उसे इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, एस महेंद्र देव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एस महेंद्र देव। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाल ही में अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपने, उन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया है, यही पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? सुमन बेरी, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, आप जानते होंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, यानी कि इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM इसको बोलते हैं, इसके बारे में अगर हम 2-4 फैक्ट देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर क्या करती है? सलाह देती है कि भाई साहब ये डेवलपमेंट आपको करना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए, और जो भी इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं उन पर जो है सलाह मशवरा करने का काम किसका होता है? यही इसी परिषद का होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में इनको महेंद्र देव को भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, यह परिषद नीति निर्माण में समर्थन देने के साथ साथ आर्थिक विश्लेषण, अनुसंधान और रणनीतिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस परिषद को पहले 2004 में गठित किया गया था और समय समय पर इसे पुनर्गठित भी किया जाता रहा है अपने आप में। ठीक है, तो अब पॉइंट आपके आंख सामने आ गया 84 नंबर। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। तो टूवर्ड्स 1000 पहल के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है? सही है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य, ठीक है, क्या लक्ष्य है इसका? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता लगाना है। ठीक है, ये कितना? 1000 है ना, लिखा है ना 1000। ISA का मुख्यालय भारत में है। ठीक है, ISA केवल तकनीक पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि वित्तीय सहायता पर भी काम करती है। ठीक है, ISA क्या है? ISA संस्था केवल एशियाई देशों तक सीमित है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, बहुत बड़ा संगठन है, भारत फ्रांस के सहयोग से बना हुआ था। आप जानते हो COP15 में शायद आई थिंक 2015 में, सॉरी 2015 में बना था ये। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है देश ISA में शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने ISA से अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है अमेरिका, और कहता है ना जी, ना जी, हम तो नहीं काम करेंगे। और वो जैसे ट्रम्प साहब ही हैं, अपने आप पे गजब आदमी, जानते, खलीफा आदमी है अपने आप पे, है ना। तो क्या हुआ है ना कि उन्होंने चीजों को क्या किया है, मतलब कि सब गड़बड़ झाला कर दिया एकदम से। ISA एक बहुत बड़ा संगठन है, 100 से ऊपर जो है देश इसमें शामिल हैं, और सौर ऊर्जा आदि को लेकर के ये व्यापक स्तर पर काम करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है अपने आप में ISA। इसलिए 1, 2 और 3 कथन इसमें अगर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा आपका। इसलिए पॉइंट क्या है आपका? 1, 2 और 3, यानी कि B इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ISA टूवर्ड्स 1000 का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट जो है तक की ऊर्जा को प्राप्त करना है। इसका मुख्यालय कहां पर? भारत में है। भारत में कहां पर है? गुड़गांव। भारत में गुड़गांव है ना, गुड़गांव है। और यह तकनीक और वित्त दोनों पहलुओं पर भी कार्य करती है। सदस्यता वैश्विक है, ना कि केवल एशिया तक सीमित है। ग्लोबली कोई भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई, और 100+ इसके मेंबर अभी हो गए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप जो है इसको बनाया गया था। ओके, चलिए, और अभी हाल ही में इसकी बैठक भी संपन्न हुई, अगर आप जानते होंगे, है ना। चलिए, अब इसकी जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस की पहल से शुरू हुआ था। मुख्यालय से गुरुग्राम या गुड़गांव भारत में है। क्या उद्देश्य है इसका? सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। आप जानते हो कि सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है व्यापक स्तर पर। सौर ऊर्जा तकनीकों, निवेश, अनुसंधान और नीति सहयोग को साझा मंच प्रदान करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना है। ऊर्जा पहुंच में असमानताओं को कम करना और विशेषकर विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी को लेकर क्या है, बड़ी और बड़ा क्या है, डिस्प्यूट है अपने आप में, तो उसको इक्वल करना, यह भी इसका उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो SDG लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक इसको प्राप्त करना है, इसके अनुरूप ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहन देना, यह भी इसका क्या है, अल्टीमेटली क्या टारगेट है अपने आप पे। तो यह भी पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको एग्जैक्टली सही देना है। ठीक है, चलिए, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता लगभग 476 गीगावाट थी। ओके, ठीक है।
2025 में नॉन फॉसिल यानी कि न्यूक्लियर प्लस रिन्यूएबल के ने कुल क्षमता का लगभग 49% हिस्सा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्मल यानी कि कोयला अब भारत की कुल क्षमता का केवल 10% है। सरकारी प्रेस नोट के अनुसार यह आंकड़े केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए हैं। अब मुझे बताओ कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप जो है जरूर देंगे। बताइए बॉस क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखो ये जो थर्मल वाला है ना कि अब भारत की कुल क्षमता का केवल 10% है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कथन रॉन्ग है। बाकी सब कथन इसमें 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो 1 2 4 कहां पर, ए वाले ऑप्शन में, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही है इसका, ठीक। चलिए आगे आपके सामने अब इसका जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार जो है डेटा दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आ गया 86 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आईईए की ग्लोबल एनर्जी रिव्यू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईईए ने बताया कि 2024 में वैश्विक बिजली की मांग में प्रमुख वृद्धि भारत में और चीन में हुई है। बिल्कुल सही बात है। ये जो डेटा जारी किया गया था उसमें यही कहा गया था कि भैया बिजली की खपत हमारे पर बहुत है। तो चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिसमें कहा गया कि वहां पर बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से। भारत इसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट में 2024 के लिए वैश्विक बिजली की मांग में गिरावट दर्शाई गई है। नहीं भाई साहब, गिरावट नहीं दर्ज की गई है। आईईए ने चिताया है कि हीट वेव्स ने एयर कूलिंग के कारण भारत में बिजली मांग तेजी से बढ़ाई है। बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्री हीट वेव बढ़ रहा है, तो इसीलिए बिजली खपत क्या हुई है, अचानक से बढ़ गई है विगत कुछ वर्षों में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकेंद्रीकृत ग्रिड समाधान सभी क्षेत्रों में तत्काल उपलब्ध है और कोई अड़चन नहीं है। ऐसा नहीं है भाई साहब, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर आप इस कथन को देखेंगे तो पाएंगे कि भैया एक कथन सही है और आपका 3 सही है, ये भी गलत है, ये गलत है आपका, और बाकी जो है आपका ये भी गलत है आपका। 1 और 3 आपका सही है। ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 और 3 है अपने आप में, ठीक है। आईईए ने वैश्विक बिजली मांग की तेज वृद्धि में प्रमुख भूमिका भारत और चीन की वर्ताई और हीट वेव्स के कारण भारत में कूलिंग से मांग बढ़ने की पर चर्चा की। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रिड विस्तार व अद्यतन चुनौतियां इसमें क्या है, प्रस्तावित है अपने आप पे। तो ये पॉइंट भी सारे के सारे क्या हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ओके बॉस, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक अपने आप पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉपी आप लोग प्लीज जरूर रख लीजिए अपने साथ में, ठीक है, ताकि चीजें आपके जहन में रहें और याद रहें। जो लगे ना कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरूर एक बार आप लोग सुन लिया करिए और उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करिए। अब आप बताइए कि 87 में कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नंबर 1, प्रश्न पहले क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की नीतिगत भूमिका से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो अलग अलग मंचों पर भारत ने क्या कुछ कार्य किया है, उसी के बेस पर यह प्रश्न बना है आपके, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्या कुछ किया है। तो पहला कथन यह है आपके सामने कि भारत ने ग्लोबल सोलर या क्लाइमेट फोरम में दक्षिणी देशों के हितों को उठाया है। बिल्कुल सही बात है, हर मंच पर भारत सरकार यही करती है। 2025 में भारत ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी संस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैश्विक सहभागिता का आह्वान किया है। बिल्कुल सही बात है। और भारत की क्लाइमेट नीतियां केवल घरेलू ऊर्जा स्वच्छता तक ही सीमित रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल 1 सही है और केवल आपका 3 कथन सही है। तो 1 और 3 क्या है आपका, ए में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सेम वही पॉइंट है कि भारत ने अलग अलग मंचों पर ग्लोबल साउथ के लिए जो है कई सारे कदम उठाए हैं और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, ठीक है। और अस्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी है, आप जानते होंगे। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, 5 अस्थायी सदस्य। अच्छा जरा मुझे बताओ कि जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इस 5 अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से देश शामिल हैं। एक अमेरिका है, एक चीन है, बाकी 3 कौन से बॉस, बताओ जरा मुझे कि आखिर इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं। जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताइएगा, प्रश्न पूछता है आप एग्जाम में, ठीक है।
तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसके पहले एक न्यूज जो है आप लोग और देख लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको अगले साल के एग्जाम की तैयारी करनी है आरओ की, तो अभी इस पर हमारे यहाँ अभ्युदय के नाम से एक बैच चल रहा है, जिसमें अभी ऑफर भी हमारे यहाँ पर है। आप चाहें तो हमारे अभ्युदय बैच में एडमिशन लेकर के प्री प्लेसमेंट वाले बैच में आगे आप बढ़ सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यहां पर दिया गया है, यानी कि अगर आपको ऑफर का फायदा उठाना है तो आप कूपन कोड लगा दीजिएगा। फीस हमारी अभ्युदय बैच की 7000 है, कूपन कोड लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस होकर के 5000 हो जाएगा। तो डिकोड 2000, क्या डिकोड 2000 अगर आप लगाएंगे तो हमारी फीस 7000 से क्या हो जाएगी, आपकी 5000 हो जाएगी। जब आप अप्लाई नाउ पर यानी कि पे नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो वहीं पर कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा, उसी कूपन कोड में आप इसको डिकोड 2000 लिख करके फिल कर देना है, आपकी फीस लेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जल्दी से मुझे बताइए। 7 जून, 10 जून, 4 अप्रैल या फिर 2 मई? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 7 जून, 7th ऑफ जून, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। शुरुआत इसकी कब से होती है, 2019 से होती है। प्रमुख संगठन यानी कि WHO और खाद्य कृषि संगठन ने इसकी पहल की थी। उद्देश्य इसका भोजन उत्पादन से लेकर के उपभोग तक हर चरण में सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप लोग आजकल क्या करते हैं, अपनी शादियों में, पार्टियों में खूब सारा खाना आप बनवाते हैं और खाना बनवा के क्या करते हैं, आप वेस्ट कर देते हैं। लिमिटेड खाना बनवाइए, ज्यादा खाना मत बनवाइए। यह भी बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान देना होता है कि भैया ऐसा नहीं, हमको ऐसा करना है। उम्मीद करता हूं आप एक एक चीजों को क्या कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरे, है ना। चलिए, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों को जागरूक करना है और खाद्य जनित बीमारियों को रोकना है। कई बार क्या होता है, जो आप फूड पॉइजनिंग आपको हो जाती है या फूड से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको अक्सर हो जाया करती हैं। वो इसलिए होती हैं कि आप घटिया खाना खाते हैं, खराब खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं कई बार। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नियमों और मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना है, यह भी इस दिवस का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइए 89 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल सोलर नवीकरणीय सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ISA ने सदस्य देशों के साथ सौर परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ISA की पहल केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर निर्भर है, फाइनेंसिंग इसमें शामिल क्या है, नहीं है। तीसरा, 2030 तक 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा एक्सेस देने का ISA का लक्ष्य है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य है। ठीक है, ISA के प्रयासों से सोलर निवेश में वैश्विक स्तर पर वृद्धि की आशा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो दूसरा जो कथन है ये नहीं सही है। 1 सही है, 3 सही और 4 सही है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें 1, 3, 4 कहां पर है, ए वाले ऑप्शन में है। ये भी ISA के बारे में है। ये देखो, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रमुख संगठन होते हैं उसके एक एक पॉइंट को आप जरूर याद किया करिए। ऐसा नहीं है कि खाली बस एक पॉइंट देखा और छोड़ दिया आपने, ऐसा मत क्या करिए। उसके सभी पॉइंट क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए, बस वही पॉइंट व्याख्या के रूप में यहां पर लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, सही नहीं है भाई साहब, असत्य पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, राइट नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पहला कथन क्या है कि इसे केंद्र सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू किया है। दूसरा, यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण और किसानों को स्मार्ट समाधान प्रदान करता है। आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है, बताइए। अब इतना भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो क्या कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का मुझे क्या है, इंतजार है। जल्दी से बताइए एग्जैक्टली उत्तर मुझे इसका बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आपके ही इसी जो है क्या कहते हैं, आपके व्याख्या में है ना। क्या होगा बॉस इसका उत्तर,
इसे केंद्र सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू किया है। यह नहीं होगा बॉस, यह गलत है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और यहां क्या लिखा है केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार नहीं होगा बाबू, उत्तर प्रदेश सरकार होगा। तो ए कथन आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी कि एक वाला कथन क्या है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ, आपसे क्या पूछा था, सही नहीं है, तो केवल एक नहीं सही है, बस ये हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूपी एग्रीज या यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की क्या एक प्रमुख पहल के रूप में अपने आप में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विश्व बैंक के साथ में मिलकर के शुरू किया है। विश्व बैंक यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। और भाई साहब आपके एग्जाम में वर्ल्ड बैंक पर प्रश्न बनता है कई बार, तो यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यूपी एग्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण और किसानों को स्मार्ट समाधान प्रदान करना है। आप जानते होंगे डिजिटलीकरण खूब तेजी से बढ़ रहा है, तो एआई का प्रयोग, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग आदि ये सब क्या किया रहा है, कृषि में किया जा रहा है, ताकि चीजें क्या हो, बेहतर ढंग से हो सके और किसानों की आय क्या हो सके, दोगुनी हो सके। यही लक्ष्य जो है सरकार व्यापक स्तर पर क्या कर रही है, रख रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसानों को उनके फसल चक्र, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम की जानकारी और बाजार मूल्य जैसी जो है जानकारियां मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, डेटा ड्रिवन कृषि निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, ड्रोन, सेंसर्स और एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से खेती की निगरानी संभव बनाता है। इसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना और लागत घटाना है, यानी कि पैसा जो आप लगाते हैं लागत वो कम करना है, और जो प्रोडक्शन हो आपका, जो उत्पादकता हो वो क्या आपकी बढ़े। यानी कि बात किसकी करेंगे, उत्पादकता आप क्या होनी है, आपकी उत्पादकता को बढ़ाना है, जबकि आपकी जो लागत है, यानी कि जो पैसा आप लगाते हैं उस लागत को क्या करना है, कम करना है। किसके माध्यम से, जो दो योजनाएं वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के सरकार ने शुरू की है उसके बारे में याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे प्रश्न, ऐसे फैक्ट अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये गलती ऐसी ना करिएगा कि आप लोग क्या करिए, उसको गलत करके छोड़ दीजिए कोई भी चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एआई प्रज्ञा भी देख लीजिए एक बार क्या है। तो एआई प्रज्ञा पहल भारत सरकार के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिटी के तहत शुरू की गई है, जिसका समर्थन कई राज्यों में है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जन जागरूकता, शिक्षा और कौशल विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। एआई प्रज्ञा इसका नाम है, आर्टिफिशियल प्रज्ञा है ना। स्कूली छात्रों, कॉलेज युवाओं और सरकारी अधिकारियों को एआई की मूल बातें सिखाना और इसे एआई फॉर ऑल मिशन का हिस्सा माना जाता है, यानी कि सभी को एआई के बारे में एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। आप जानते होंगे आने वाला युग क्या है, एआई का है। ध्यान रखिएगा, एआई पर क्या, एआई पर जो है एस्से लिखने के लिए, यानी कि निबंध लिखने के लिए आता है भाई साहब, इसलिए क्या है ये बड़ा आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो इसको जो हम हमारा बैच चला ना आरओ मेंस वाला, पीसीएस वाला, उसमें हमने कराया एआई पर अच्छा सा निबंध, एक बढ़िया सा। उत्तर प्रदेश में इसे स्कूली शिक्षा और प्रशासन में एआई को एकीकृत करने के लिए अपनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रिपोर्ट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए कुल की सहायता से। नंबर 1 पॉइंट, EIA या IEA जैसे संस्थान देश के ऊर्जा उपभोक्ता रैंक आज प्रकाशित करते हैं। ठीक है, ओके। 2023-24 के आंकड़ों में भारत को ऊर्जा उपभोक्ताओं में शीर्ष स्थान पर दिखाया गया है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इन एजेंसियों की रिपोर्ट ऊर्जा नीतियों के निर्णयों में से एक सूचना स्रोत के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा कथन सही है। तो दूसरा इसमें नहीं सही है। और
सभी जानकारी केवल राजनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित होती है, डेटा का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन सही नहीं है, गलत है भाई साहब, ठीक है। चौथा रॉन्ग है, केवल एक सही और केवल 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बॉस। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, वही बातें यहां पर लिखी गई हैं अपने आप में। ओके, वो तीसरे, भारत जो है तीसरे बड़े उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिएगा, पहले पर नहीं है, तीसरे स्थान पर है। पूछ सकता है ऊर्जा के मामले में भारत के स्थान क्या है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है। अब आप इसका भी आप उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। 2025 में कई विकासशील देशों ने क्लाइमेट फाइनेंस की कमी का हवाला दिया है, ठीक है। ओके, मतलब क्लाइमेट को सुधारने के लिए पैसा उनके पास नहीं है, जो भी चीजें हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रही हैं, ठीक है। यूएनएफसीसी आधिकारिक सम्मेलनों में वित्तीय सहायता के लिए नए मैकेनिज्म पर चर्चा तीव्र हुई है। विकासशील देशों ने किसी भी मदद की आवश्यकता समाधान समाप्त कर दी है, ठीक है। COP30 ने फाइनेंस मुद्दों पर बहस और फोकस रखा है। अब आप बताइए कि इस टॉपिक पर, अब देखो ये सब प्रश्न ऐसे है ना जो आप वन लाइनर जो पढ़ के चले जाते तो नहीं कर पाओगे, ऐसे एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अगर नहीं पढ़ रहेंगे डिटेल्स में तो क्या करेंगे, भूल जाएंगे आप। अब भूल जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत कर जाएगा आपके लिए, है ना। अब आप बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1 सही है, इसमें 2 सही है, ये नहीं सही है, ये सही है। बाकी ये चीजें क्या हुई हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, यानी कि ये रॉन्ग है आपका, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बिल्कुल सही बात है, 1, 2 और 4। 93 भाई साहब, अब आप इसको पढ़िए एक बार कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 93 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए 2025 में डीपीआई पर यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैश्विक बैठकों में भारत ने सहयोग व अनुभव साझा किया है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा किया है, ठीक है। डीपीआई केवल भारत विशेष तकनीकी है और कोई अन्य देश इसे अपनाना नहीं चाहता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्व समाज में पहुंच बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है, ठीक बात है। डीपीआई पर बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन बढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सेम वही चीज कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक मॉडलों जैसे कि डिजिटल आईडी पेमेंट पिलर पर वैश्विक चर्चा व अनुकूलन बढ़ा हुआ है, ठीक है। यह केवल क्या है, भारत तक सीमित नहीं है, ठीक है, और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन इसमें बढ़ा हुआ है, यानी कि ग्लोबली लोग इसमें जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। कौन सा कथन सही है। नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बॉस, और शायद आई थिंक किसी एग्जाम में हाल ही में आया हुआ भी था। दूसरा, पिपरावा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा की गई है। आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। आप देखेंगे इसमें कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दोनों कथन सही हैं आपके, एक भी सही और दोनों सही है। आप जानते होंगे वैसे ये एक जो है क्या था, एक पवित्र जो है अवशेष था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे अवशेष हमारे, बहुत सारी चीजें हमारे ऐसे विदेशों में अभी भी न जाने कितने बड़े बड़े स्तर पर जो है चली गई हैं। विदेशी आक्रांताओं ने, चाहे बात औरंगजेब की हो, चाहे बात तो मोहम्मद गोरी की हो, चाहे बात गजनवी की हो, है ना, चाहे बात किसी अन्य आक्रांताओं की हो, देश को लूटने में इन लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, ठीक है। अकबर जैसे, जिसको आज हम अकबर महान नेता कहते हैं, देश को कितना बर्बाद किया सभी लोग जानते होंगे। हालांकि खुले मंचों पर, यूट्यूब पर कोई बोलता नहीं है, बोलने पर क्या होता है, पाबंदी लग जाती है आजकल, है ना, लेकिन कोई नहीं बोलता है। तो जो हमारे लोग थे उनको क्या किया गया, उनको तो बढ़ाया नहीं गया आगे, लेकिन ऐसे लोगों को किताबों में पढ़ाया गया। एनसीईआरटी की किताबों में अकबर को महान कहा गया, मीना बाजार चलाने वाले व्यक्ति को, ठीक है, महान कहा गया। किस तरीके से महान बन सकता है, 10-10 शादियां करने वाला महान बन सकता है क्या हमारी संस्कृति में, है क्या पॉसिबल ये, आप बताइए। नहीं पॉसिबल है। क्यों कहा गया महान, न जाने कितने जो है कांड किए अकबर ने, लेकिन अकबर को महान पढ़ाया जाता है। देश भारत एक ऐसा है जिस देश
कि भारत के इतिहास को किसी उस देश के व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि किसी विदेशी इतिहासकार ने लिखा, और उसको हम एक लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैक्स मुलर का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली, है ना। तो मैक्स मुलर की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या कीजिएगा, और खुल के कोई बोलता नहीं है, इतिहास के टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं भाई साहब, बताइए। डर लगता है कि विरोध हो जाएगा, विरोध की वजह से क्या आप गलत पढ़ाना छोड़ देंगे, मतलब गलत पढ़ाएंगे क्या आप, सही पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा सही दिशा पे काम करना चाहिए, ठीक है। डजंट मैटर कोई विरोध आपका कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी जाने तो सही कि क्या वास्तविकता है। जब मैंने यूपीएससी की ज्वाइन किया, ठीक है, हालांकि कोचिंग मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आया, तो पहले ही दिन हिस्ट्री क्लास थी, मैं पहले दिन या शायद दूसरे दिन थी, और बहसबाजी हमारी हो गई टीचर से कि भाई ऐसे ऐसे करके कि आप ये क्यों गलत पढ़ा रहे हैं। बोले नहीं एनसीईआरटी में लिखा है। मैंने कहा लिखा एनसीईआरटी में है तो आपका काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने का केवल मकसद खाली एग्जाम क्रैक करा देना है क्या? स्टूडेंट को वास्तविक चीजों से परिचित नहीं कराना है कि भाई देखो ऐसा है, लिखा तो है एनसीईआरटी में ये चीज, लेकिन इसके पीछे के रियल हिस्ट्री ये है, यह भी बताना आपका ही कर्तव्य है, ताकि सही दिशा में वो आगे बढ़ सके। नहीं तो झूठ झूठा पढ़ा दोगे, एक आईएएस ऑफिसर क्या जानेगा, पीसीएस क्या जानेगा, बताइए। शिक्षा का कर्तव्य सिर्फ एग्जाम क्रैक कराना नहीं होता है, सही दिशा निर्देश देना भी शिक्षक का कर्तव्य होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें दोनों कथन आपके क्या है, सही हैं। ऐसे चीजें जो है बहुत सारी हमारी विदेशों में हैं अभी। तो यानी कि अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग में सोथवी द्वारा पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पिपरावा अवशेषों की खुदाई 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा की गई थी। ओके, इनमें बुद्ध की अस्थियों के टुकड़े, साबुन के पत्थर, क्रिस्टल के ताबूत और सोने के आभूषण तथा रत्न इसमें क्या हैं, शामिल हैं भाई साहब। ओके, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। ताबूतों में से एक पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख की पुष्टि भी हुई है। शिलालेख इनकी पुष्टि करता है क्या, जो भी क्या है, ताबूतों में से एक पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख इनकी पुष्टि करता है कि ये बुद्ध के अवशेष हैं जिन्हें शाक्य वंश द्वारा जमा किया गया था। हिस्टोरिकल पोर्शन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से अधिकांश अवशेषों को 1899 में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें भारतीय कानून के तहत AA पुरावशेषों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो उन्हें हटाने या बेचने के लिए रोक लगाता है। अस्थि अवशेषों का एक हिस्सा सियाम के राजा को उपहार में दिया गया था, जबकि अंतिम संस्कार के लिए इस रखे गए रत्नों का एक चैन WC पेप्पे के पड़पोते क्रिस पेप्पे को नीलामी के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था। तो ये कई सारे हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं, याद रखिएगा इसको। 95 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, समेकित सार एनर्जी प्लस क्लाइमेट प्लस पॉलिसी के संदर्भ में, यानी कि ये जो आप जो कुछ देख पा रहे होंगे, ये जो चीजें होती हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश वैश्विक एजेंडों का मुख्य हिस्सा रहा है। बिल्कुल सही बात है। नवीकरणीय ऊर्जा पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबली हर कंट्री जो है इस पर काम कर रही है कि भैया देखो, जो हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, अर्थात जिसको हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा कहते हैं, वो क्या है, सीमित है, लिमिटेड है, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, और कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा। हर काम एनर्जी से होता है बॉस, ठीक है। गाड़ी चलने से लेकर के सब कुछ, सारा काम हम क्लास देख रहे हैं वो भी एनर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है, यदि आपको और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एनर्जी में आत्मनिर्भर होना होगा, और इसके लिए अलग अलग देश, अलग अलग संस्थाएं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि सौर ऊर्जा जैसे, पवन ऊर्जा जैसे तकनीकों पर काम कर रही है व्यापक स्तर पर। तो बिल्कुल सही बात है, ग्लोबली जो है हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरा इंडिया, मतलब पूरा इंडिया के साथ में अलग अलग ग्लोबल की कंट्रीज। ग्रिड विस्तार, क्या ग्रिड विस्तार, स्टोरेज और फाइनेंसिंग चुनौतियां बनी रही हैं, बिल्कुल हैं ऐसी चुनौतियां। तीसरा, केवल विकसित देश ही नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं, विकसित देशों का योगदान शून्य है। ऐसा है क्या बॉस? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि विकसित राष्ट्र नहीं काम कर रहे हैं, विकासशील काम कर रहे हैं बॉस, है ना। हाँ, जैसे अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम तो नहीं करते काम, हम तो आगे बढ़ेंगे बस बॉस, है ना। चलिए, बहुपक्षीय मंचों जैसे कि आपका G20 हो गया, COP30 हो गया, ISA हो गया, ने समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया है। भैया सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी जाकर के एनर्जी के मामले में, क्लाइमेट के मामले में आप पॉलिसीज को अच्छे से बना पाएंगे और कर पाएंगे काम। तो ये बात सही है। इसमें तीसरा कथन क्या है, रॉन्ग है। एक सही है, दो सही और चार सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए
2025 के प्रमुख सम्मेलनों व रिपोर्टों से स्पष्ट है कि क्लीन एनर्जी निवेश प्रमुख एजेंडा था 2025 में और है, पर ग्रिड स्टोरेज और फाइनेंस की चुनौतियां बनी रही हैं अपने आप में। कई विकासशील देश भी निवेश कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं, इसलिए कथन 3 क्या है, गलत है अपने आप। ऐसा नहीं कि केवल विकसित रहे हैं, विकासशील देश भी इसमें सक्रिय हैं अपने आप, है ना, जैसे कि भारत देश आपका। चलिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा भविष्य विभाग की स्थापना की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर? क्या डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर? भाई साहब गजब अपने आप में डिपार्टमेंट बनाई है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। डिपार्टमेंट ऑफ क्या फ्यूचर, ये क्या है भाई साहब? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये तो बड़ा अजीब नाम लग रहा है। भविष्य का विभाग, ये क्या होता है? इसमें ये होगा कि हम अपनी योजनाओं को, हम अपने रोड मैप को कुछ इस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से बनाएं कि ताकि क्या हो, हम अपने आने वाली चीजों पर बेहतर ढंग से काम कर पाएं कि भाई ये चीज हमको चाहिए तो इसका रोड मैप ये है। यानी कि इन फ्यूचर हम क्या कुछ, हमें हमारे सामने दिक्कतें आएंगी, क्या कुछ हमें आवश्यकताएं होंगी, तो आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में, क्या भविष्य में हमारे सामने किस चीज की आवश्यकता होगी, यानी कि किस चीज की नीड होगी और किस चीज से हम समस्या के रूप में हम उसको देखेंगे। तो समस्या, ठीक है, आवश्यकता, समस्या और उसका निदान क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो इन सब को देखते हुए हम अभी से इन आवश्यकताओं, समस्याओं और निदानों को देखते हुए हम इसका वर्तमान में किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वर्तमान में किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही बात जो है क्या कहते हैं, आपकी बताई गई है। यही इसी प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा कि हम अगले जो आगे जो हमारे सामने आने वाली समस्याएं आदि हैं, निदान है, उन पर हम अभी से काम करें। फ्यूचर ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, भविष्य के लिए भी जो है क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट अपने आप में। तो ये एक अच्छी बात है ना। हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया बॉस, क्या हरियाणा सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बनाया गया है। ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग राज्यों में होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हरियाणा सरकार ने 2025 में पेश किए गए बजट में भविष्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की घोषणा की है। यह भारत का पहला ऐसा विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है कि भैया आगे हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो आपका एनवायरमेंटल हो या कोई अन्य समस्या हो, उसको, उसकी प्रॉब्लम को हम अभी से सॉल्यूशन उसका ढूंढते हुए चलेंगे। तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट अपने आप में और इंडिया का पहला डिपार्टमेंट है ऐसा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, लिखा है यहां पर कि रणनीतिक थिंक टैंक, यानी कि यह विभाग क्या है, ये हेडिंग है आपकी, यह विभाग एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा जो जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन और आर्थिक लचीलेपन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देगा अपने आप में, ठीक है। नीतियों का निर्धारण भी करेगा, यानी कि विभाग का कार्य अन्य सभी विभागों को क्या करना, नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना और समय के साथ उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करना होगा। यह भी क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है अपने आप में, ठीक है। याद देखिएगा। नियुक्तियों की बात करें, इस डिपार्टमेंट में किन किन लोगों की नियुक्ति की गई है, तो नंबर 1 अमनीत पी कुमार IAS 2001 बैच के हैं, उन्हें भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर आदित्य दहिया, ये हैं 2011 बैच के हैं, उन्हें विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने इंफॉर्म कर दी हैं। अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्ट में बताया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज अब भी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, ओके। भारत में जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष दर्ज की गई है, ओके, एवरेज लाइफ 71 ईयर है, ठीक है। मुझे लगता है और भी कम है अब तो, है ना, खैर कोई बात नहीं। तीसरा, WHO ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्य लक्ष्य बताया है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी देशों ने SDG 3 पूरा कर लिया है, नहीं बॉस, नहीं पूरा किया है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये SDG 3 क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। देखते हैं कि कितनी एनर्जी आपके भीतर है कि आप इसको बता पाते हैं मुझे। SDG 3 क्या है, बताइए जल्दी से, बताओ, कमेंट करो। मैं इसका उत्तर मैं चाहता हूं क्योंकि ये जो SDG लक्ष्य होते हैं आपके, जो 17 गोल्स आपके हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से बताएंगे।
क्या होगा? याद आया या नहीं याद आया? नहीं याद आएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, बताइए। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यानी हेल्थ को लेकर के ये एसडीजी 3 है आपका, यानी कि मात्र जो मां की जो मृत्यु हो जाती है, शिशु जो मृत्यु दर हो जाती है, हेल्थ को सही करना, एचआईवी आदि से रोगों का निदान करना, ये सब क्या है? एसडीजी 3 में आता है आपका, याद रहेगा। तो क्या कह रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी देशों ने एसडीजी 3 पूरा कर लिया है। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। अभी तो हालिया रिपोर्ट ये आई थी कि जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल बनाए हैं उसमें से अधिकतर देश जो है इसको 2030 तक पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी और इस रिपोर्ट ने बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि देश लोग मिलकर काम कर नहीं रहे हैं। हालांकि भारत का रिकॉर्ड इसमें बेहतर है, लेकिन बाकी देशों का रिकॉर्ड शून्य है एकदम, अपने आप में कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप जानते होंगे जो भी 17 आपके एसडीजी गोल्स हैं, जानते हैं ना आप लोग कि नहीं जानते हैं? जो भी आपके 17 एसडीजी जो गोल्स हैं, इनका लक्ष्य क्या है? 2030 तक प्राप्त करना है, लेकिन अधिकतर देश क्या है इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 17 के 17 जो एसडीजी गोल्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन 17 के 17 एसडीजी गोल्स को क्या करिएगा आप लोग? रेडी कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो इसमें से 1, 2 और 3 कथन क्या है? सही है। 1 सही है, 2 सही और 3 सही है, ये क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। चलिए, WHO रिपोर्ट ने एनसीडीज को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में बताया है और भारत की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लक्ष्य पर जोर दिया गया है। एसडीजी 3 सभी देशों ने पूरा नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा था कि पूरा कर लिया, नहीं, पूरा नहीं किया है। चलिए, यूनियन बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। चलिए, बजट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भैया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपके एग्जाम में अलग से शॉर्ट नोट्स के रूप में, क्या शॉर्ट नोट्स के रूप में और एस्से में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा, कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया है, ठीक बात है। स्वास्थ्य पर व्यय का जीडीपी का 10% कर दिया गया, नहीं, गलत डेटा है ये अपने आप में। कितना है बताइएगा मुझे। बजट में विकसित भारत @2047 का लक्ष्य दोहराया गया है, बिल्कुल, यानी कि जो भारत है आपका, उस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या विकसित? यानी कि डेवलप राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाना है। आप कहेंगे सर कब तक बनाना है? तो सन 47 यानी कि वर्ष 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, ठीक है। तो इसमें से तीसरा कथन आपका रॉन्ग है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि हेल्थ पर जीडीपी का कुल कितना खर्च किया जाता है, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलिए, पॉइंट वही रखा है, स्वास्थ्य पर अभी भी व्यय केवल जो है यहां पर लिखा गया कि इतना ही मात्रा भी है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है अपने आप पे, हेल्थ पर और काम करना चाहिए। हालांकि सरकार प्रयासरत है, बट फिर भी दिक्कत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, 5 देशों का क्या है, ये समूह है अपने आप में। बी से क्या है आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में कुछ देशों को शामिल किया गया है ब्राजील वाले में, तो सॉरी इसमें ब्रिक्स में कितने देशों को शामिल किया गया है, जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। कि अगर वो देश आपको पता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में इन देशों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ब्रिक्स का विस्तार कर नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। सम्मेलन में डी-डॉलराइजेशन पर चर्चा हुई है, ठीक है। भारत ने डिजिटल करेंसी और भुगतान कनेक्टिविटी पर विचार रखा है, ठीक बात है। इसमें से 3 क्वेश्चन सही हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2015 में होती है, नहीं भाई साहब, स्थापना ब्रिक्स की 2015 में नहीं होती है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। तो ये 3 कथन सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, ब्रिक्स का विस्तार हुआ है और डी-डॉलराइजेशन तथा डिजिटल करेंसी एजेंडा रहा है। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है, ठीक है, 2015 में नहीं होती है। ब्रिक्स क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। हमें मैंने बता ही दिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह संगठन मुख्य रूप से आर्थिक, राजनीतिक और विकास सहयोग के लिए कार्य करता है।
यह समूह वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने, व्यापार, निवेश, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और से निपटने और अन्य वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करने का मंच प्रदान करता है। अभी एक क्वेश्चन आया था ना ग्लोबल साउथ वाला, ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत सरकार हमेशा प्रयास करती है कि इस पर चीजें ध्यान दी जाएं, है ना। चलिए एक पॉइंट और है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई को आयोजित किया गया था। यह ब्रिक्स का 17वां यानी कि 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बनता है, जिसकी मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने की थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट की अगर बात और करते हैं इसी सम्मेलन की, तो इसका मेजबान देश ब्राजील था, मेजबान शहर रियो डी जेनेरियो था, तिथि 6 से 7 जुलाई 2025 थी। थीम क्या था? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। ग्लोबल साउथ को लेकर के कई बार प्रश्न बन सकता है, ग्लोबल साउथ को लेकर के प्रश्न बन सकता है आपके मेंस में, इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल साउथ की, है ना। चलिए अब आपके सामने आ गया बॉस लास्ट क्वेश्चन, आपका 100 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। भारत का चंद्रयान 3 2023 और उसके विस्तार मिशन 2025 के संदर्भ में लिखित उत्तरों पर विचार करना है। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है, ठीक बात है। 2025 में उसके डेटा का उपयोग ग्रीन एनर्जी रिसर्च में किया गया, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान नेक्स्ट की योजना 2025 में घोषित की है, ठीक है। चौथा, चंद्रयान 3 केवल अमेरिका के साथ संयुक्त मिशन था। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह कथन आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए आप क्या काम करिए कि आप लगा लीजिए टिक 1 2 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आज का हमारा क्या प्रश्न। आइए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि चंद्रयान 3 ने ऐतिहासिक लैंडिंग की और उसके वैज्ञानिक डेटा का विभिन्न स्रोतों में उपयोग हो रहा है। इसरो ने आगे का चंद्रयान नेक्स्ट प्लान भी घोषित कर लिया है। यह पूरी तरह भारतीय मिशन था, अमेरिका के साथ संयुक्त नहीं था अपने आप पे। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। और इसके अलावा एक न्यूज आपके लिए है कि अगर आपको आरओ मेंस का कोर्स लेना है तो अभी उस पर ऑफर चल रहा है, और इसमें आपको जो जीएस का सेक्शन मेंस में है उसको छोड़ दीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाला, तो बाकी जितना भी सेक्शन आपका है, हिंदी का, आपका लेटर राइटिंग वाला, आपका बाकी एसए का, कंप्यूटर का, ये सारे इन सभी के वीडियो लेक्चर्स केवल पीडीएफ नहीं भाई साहब, वीडियो लेक्चर्स और उसके नोट्स पीडीएफ के रूप में, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि विदाउट एनी गैप। ये बड़ी बात है अपने आप पे। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा ताकि चीजें क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। और बैच ज्वाइन कीजिए, अगर आप बॉर्डर लाइन पे तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। इसके लिए अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 4500 इसकी फीस है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ऑफर में है तो ये 3500 में हो जाएगी। 3500 की फीस प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। पेमेंट नाउ पे क्लिक करने पर कूपन कोड क्या है भाई साहब, कूपन कोड ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कूपन कोड है कैपिटल में M और 1000 यानी कि कूपन कोड M1000 को अप्लाई कर दीजिएगा तो फीस आपकी 4500 से जो है लेस हो जाएगी। और इसी तरीके से आरओ 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है वहां पर भी ऑफर चल रहा है। अगर आपको टारगेट करना है उसके लिए तो अभ्युदय बैच जो हमारा है वीडियो कोर्स में जाकर के डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन में, वहां पर आपको अभ्युदय 2026-27 के नाम से जो बैच होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी ऑफर है, उसकी फीस 7000 है और उसमें भी 2000 का डिस्काउंट पूरा है। उसके लिए आप DECOD डिकोड 2000 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप सीधे हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 9506742546 पर आपको करना है व्हाट्सएप। पीसीएस में भी ऑफर चल रहा है, फीस है 15000, ऑफर में 8000 है। उसके लिए भी आप हमें सेम इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिस भी कोर्स को लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। रिप्लाई अगर लेट में आएगा तो पेशेंस रखिएगा, जरूर आएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया महत्वपूर्ण, और आप लोग प्लीज करंट अफेयर्स को जरूर जो है करिए। और हाँ, बिहार पीसीएस के लिए आप सभी लोगों को क्या है, शुभकामनाएं हैं, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के
के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।